नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर ली थी और दोस्तों अब हम अपनी आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं, रासायनिक समीकरणें किस किस प्रकार की होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम इस चैप्टर से पहले जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, हम पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, आइए इसको हम जानते हैं। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, केवल पदार्थ की जो अवस्था होती है वह क्या होती है दोस्तों, अल्प समय के लिए परिवर्तित होती हैं। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, अपना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों आइए भौतिक परिवर्तन को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो आइए दोस्तों, मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यह अपने पास क्या है, एक कागज है, एक कागज का टुकड़ा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह कागज का टुकड़ा किसी ना किसी रसायन का तो बना ही होगा, किसी ना किसी प्रकार का रसायन प्रयोग करके इस कागज के टुकड़े को तैयार किया होगा। यदि दोस्तों मैं देखूं, यदि दोस्तों मैं इस कागज के टुकड़े को यदि दो भागों में विभाजित कर दूं, तो क्या यह कागज का टुकड़ा और यह कागज का टुकड़ा क्या अब अलग अलग रसायन का हो गया? नहीं होगा ना भाई। रसायन तो क्या था, दोनों का दोस्तों एक ही था। रसायन क्या था दोस्तों, दोनों का एक ही था। यदि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हुई है तो ऐसा नहीं है कि उसका रसायन भी बदल जाएगा, रसायन वही रहेगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, रसायन वही रहेगा। तो यह था दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण जिससे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम जानेंगे दोस्तों एक उदाहरण और लेकर, जिसको आप भली भांति प्रकार से जानते हो। दोस्तों आपने बर्फ देखी होगी, क्या देखी होगी दोस्तों, बर्फ देखी होगी। बर्फ जो होती है अपनी किस प्रकार की होती है, ठोस प्रकार की होती है। मतलब इसकी जो अवस्था होती है किस प्रकार की होती है दोस्तों, ठोस अवस्था होती है। तो दोस्तों यदि बर्फ को आप गर्म करते हो या हीट देते हो तो बर्फ किस रूप में परिवर्तित होने लगता है, तो दोस्तों बर्फ जो होता है अपना पानी में परिवर्तित होने लगता है। किसमें परिवर्तित होने लगता है, पानी में परिवर्तित होने लगता है। मतलब यूं कह दूं मैं कि इसकी जो अवस्था प्राप्त होगी वह किस प्रकार की प्राप्त होगी दोस्तों, द्रव प्रकार की होगी। किस प्रकार की होगी, द्रव प्रकार की होगी। और यदि दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं तो पानी को यदि मैं गर्म करता हूं, यदि मैं पानी को गर्म करता हूं तो यह क्या बन जाएगा दोस्तों, यह वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, वाष्प बन जाएगा, अर्थात गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, गैस बन जाएगा। अब देखो दोस्तों कि जो बर्फ था वो क्या था, ठोस था। पानी क्या था दोस्तों, द्रव था। वाष्प क्या थी दोस्तों, गैस थी। तो मैंने बताया आपको कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, कि अल्प समय के लिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, परंतु रसायन क्या होता है दोस्तों, वही रहता है। तो दोस्तों बर्फ जो है अपने, इसको भी हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। पानी को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, हम H2O बोलते हैं। और वाष्प को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, हम H2O ही बोलते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों, H2O ही बोलते हैं। तो यह होता है दोस्तों अपना भौतिक परिवर्तन, जिसमें क्या होता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन जो रसायन है अपना, जो पदार्थ है वो क्या नहीं होता दोस्तों, परिवर्तित नहीं होता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यह था दोस्तों एक और उदाहरण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि जो ठोस होता है अपना, इसमें क्या होता है कि जो अपने अणु होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं। लेकिन द्रव में क्या होता है दोस्तों, थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है दोस्तों, बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, मतलब इनके मध्य जो अंतराण्विक दूरी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। दोस्तों हमने भौतिक परिवर्तन के अंदर जाना कि इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ जो होता है यदि उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है दोस्तों, पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, वही का वही रहता है। अर्थात यूँ कह सकता हूँ मैं कि जो पदार्थ पहले था वही पदार्थ क्या होता है दोस्तों, दोबारा भी रहता है। ऐसा नहीं है कि नया पदार्थ प्राप्त हो जाता हो, परंतु रासायनिक परिवर्तन जो होता है अपना, इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया होने के पश्चात नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो मैं यह कह सकता हूं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, नया पदार्थ प्राप्त होता है। नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखना दोस्तों, मैंने बोला कि नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये कागज था। ठीक है दोस्तों, ये कागज था, यदि मैं दोस्तों इसको जला दूं, यदि दोस्तों मैं इस कागज को जला दूं तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये कागज जल रहा है तो इसमें से क्या निकल रहा है दोस्तों, धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है दोस्तों, धुआं निकल रहा है। और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकल रही है, प्रकाश भी निकल रहा है, और क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें राख मिल रही है। अर्थात नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इसमें से क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है। क्या निकल रही है दोस्तों, CO2 निकल रही है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने दैनिक जीवन में कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जो अपने आसपास ही होते रहते हैं, या अपने शरीर के अंदर भी कुछ क्रियाएं होती हैं। तो वो सब क्या होती हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे भोजन का पचना, श्वास लेना, लोहे पर जंग लगना। तो ये जितने भी अपने पास उदाहरण हैं, ये कौन से उदाहरण हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये था भौतिक परिवर्तन और यह था रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानने के पश्चात बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन से ही अपना क्या बनेगा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन में हमें क्या प्राप्त होता था दोस्तों, नया पदार्थ प्राप्त होता था। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, या एक नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब
कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? CO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? CO2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों एक बात और हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पर अपने कार्बन और ऑक्सीजन हैं, यह क्या होते हैं दोस्तों? यह होते हैं अपने अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक बोलते हैं। और जो अपने पास प्राप्त हुआ इसे बोलते हैं दोस्तों उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम उत्पाद बोलते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अपनी? कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो अपने पास जो कार्बन और ऑक्सीजन थे वो दोस्तों क्या थे? अभिकारक थे। क्या थे दोस्तों? अभिकारक थे। सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई थी। अभिकारक थे। और यह क्या था दोस्तों? CO2 उत्पाद था। क्या था दोस्तों? ये उत्पाद था। ठीक है। इसके बाद जानते हैं हम दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास है Mg मतलब मैग्नीशियम और प्लस O2, तो हमें क्या प्राप्त होगा अभिक्रिया होने के पश्चात? MgO। ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो हमने जाना कि दो अभिक्रियाओं के माध्यम से कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। तो यह थी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था भी बदलती है, पदार्थ का रंग भी बदलता है, पदार्थ का तापमान भी बदलता है। तो ये सब जो अपने पास प्रक्रियाएं होती हैं ये सब क्या होती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई हो तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप कैसे पहचानेंगे उसको कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है? तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं, तो इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कहीं यदि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है तो हम उसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो पदार्थ प्रयोग कर रहे थे या जो हमने पदार्थ प्रयुक्त किया है उसकी क्या होगा दोस्तों? अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा या रंग में परिवर्तन आ जाएगा। और दोस्तों वहां पे क्या होगा? गैस का निष्कासन होगा। क्या होगा दोस्तों? गैस का निष्कासन होगा। वहां किसी भी प्रकार की गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन गैस निकल सकती है, किसी प्रकार की गैस निकल सकती है। और दोस्तों क्या होगा? तापमान में परिवर्तन आएगा। जो पदार्थ की पहले टेम्परेचर या तापमान था वो क्या हो जाए दोस्तों? परिवर्तित हो जाए। तो हम यदि जानना चाहें कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं तो क्या होता है दोस्तों? इन चार बातों का ध्यान रखा जाता है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, गैस का निष्कासन हुआ कि नहीं और तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो यह था दोस्तों हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जिसके आधार पे हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं। और दोस्तों यह है अपने पास रासायनिक अभिक्रिया की दो परिभाषाएं हैं। आप किसी भी परिभाषा को याद रखो, दोनों परिभाषाएं आपके लिए काम की है। दोस्तों परिभाषा है अपने पास कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मैंने बताया दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक परिभाषा आप यह भी याद रख सकते हो कि जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। और दोस्तों
आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यदि कहीं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक बात आपको बता रहा हूं और आप प्रत्येक बात को नोट करते हुए चलिए। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब हम आगे जानेंगे। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार या रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ, अब मैंने बताया कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक भाषा के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना दोस्तों मैं बताऊंगा या बता दूं आपको कि सांकेतिक रूप क्या होता है। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर, तीर का निशान है अपने पास, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रकार की जो समीकरण होती है ना अपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्द समीकरण। तो दोस्तों शब्द समीकरण लिखने में क्या होता है कि अपना वक्त ज़्यादा खराब होता है। क्या होता है दोस्तों, वक्त ज़्यादा खराब होता है। इस कारण समीकरणों को हमेशा किस प्रकार से लिखा जाता है, पदार्थ के सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है दोस्तों, पदार्थ के सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, MgO कहते हैं। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं हम, सांकेतिक रूप में दर्शाते हैं। किस प्रकार से दिखाते हैं दोस्तों, सांकेतिक रूप में दर्शाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो दोस्तों अभिकारक क्या होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या होता है दोस्तों, अपना अभिकारक होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिकारक होता है। जैसे यहाँ पर Mg प्लस O2, यह दोनों क्या है दोस्तों, अपने पास दोनों क्या है दोस्तों, अभिकारक हैं। क्या है दोस्तों, ये अभिकारक हैं। इसी प्रकार जो MgO अपने पास प्राप्त हुआ, यह क्या होगा दोस्तों, उत्पाद होगा। क्या होगा दोस्तों, उत्पाद होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभिकारक क्या होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद किसे कहते हैं, जो पदार्थ हमें अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। दोस्तों अभिकारक को सदैव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखते समय हमेशा जो तीर का निशान लगाया जाता है उसका अग्र सिरा किस तरफ होता है, तो वह होता है दोस्तों उत्पाद की तरफ। दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखते समय यदि अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो तो सदैव उनके मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उनके मध्य सदैव प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी अभिक्रिया लिखी जाती है तो एक तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है जिसका अग्र सिरा किस तरफ होता है दोस्तों, उत्पाद की तरफ होता है। और यदि अभिकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो तो क्या किया जाता है दोस्तों, उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में हमने जाना कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं,
और अभिकारक को किस तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को किस तरफ लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्तों ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान असमान हो तो ऐसी रासायनिक समीकरण कौन सी रासायनिक समीकरण कहलाती है, अपनी कंकाली समीकरण कहलाती हैं, या फिर कौन सी रासायनिक समीकरण कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस समीकरण को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपने पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, अपना 1 है। कितना है दोस्तों, मैग्नीशियम 1 है, और यहाँ भी कितना है दोस्तों, 1 है। यहाँ तक तो क्या है दोस्तों, बात ठीक है कि हाँ मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन देखिए दोस्तों कि यहाँ जो ऑक्सीजनों की संख्या है वो है कितनी, 2। कितनी है दोस्तों, 2, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो अपने पास अभिकारक और उत्पाद हैं वो क्या नहीं है दोस्तों, समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार की समीकरण होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो यह थी दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण कि ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान असमान हो, उसे कौन सी रासायनिक समीकरण कहते हैं दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगली है अपने पास संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा द्रव्यमान क्या हो दोस्तों, समान हो। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या था, असमानता, और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है दोस्तों, अपने पास समान है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रासायनिक समीकरण होती हैं वह कौन सी रासायनिक समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कौन सी समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो देखिए दोस्तों अपने पास एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लिखा है अपने पास Mg और प्लस O2, यहाँ कितना है दोस्तों, 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है अपने पास 2MgO। ठीक है, अब देखिए कि इसमें और इसमें क्या है, ये कैसे संतुलित है। देखिए दोस्तों कि यहाँ मैग्नीशियम कितना है, अपने पास 2 है। कितना है दोस्तों, 2, और ऑक्सीजन भी कितना है दोस्तों, 2। यहाँ देखिए दोस्तों मैग्नीशियम कितना है अपने पास, 2, और ऑक्सीजन भी कितना है दोस्तों, अपने पास 2। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो अपने पास मान प्राप्त हुए वो कौन से हैं या कैसे हैं दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों, बराबर हैं। कैसे हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यह रासायनिक समीकरण होगी अपनी, वो किस प्रकार की रासायनिक समीकरण होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो दोस्तों यह थी अपनी असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरणें। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो आने वाले लेक्चर में हम इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।